इसकी बात करेंगे, अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं इसे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। ये है क्या, क्यों बनाते हैं इन्हें, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये पृथ्वी पर वास्तविक है या काल्पनिक है, ये देखेंगे। ध्यान दें, यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं, ये एक वृत्त बनाया मैंने ये, और एक वृत्त ये बनाया, और एक वृत्त ये बना दिया। 3 वृत्त देख रहे हैं आप सामने आपके। अब इसमें ये लाइंस खींची, ये लाइंस है, ये रेखाएं हैं, और इसमें ये है, इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। पहला अंतर क्या है, पहला ये क्षैतिज है, सबकी सब कैसी है, ये क्षैतिज है, और ये कैसी है, सबकी सब लंबवत है, लंबवत। एक अंतर दिखाई दे रहा है। ये जैसे गोल किसी बॉल पर रिंग डाल दें हम, उसे रिंग पहना दें ऊपर से, तो ये पूरा एक क्या है, पूरा एक सर्कल है ये, तो इसे बोलेंगे ये पूर्ण वृत्त होती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं, पूर्ण वृत्त। देशांतर रेखाएं क्या कर लें हम, एक खरबूजा ले लें और उस खरबूजे के पीस निकालें काट काट करके, तो अर्धचंद्राकार या ये कहिए अर्धवृत्त। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं, अर्धवृत्त। देखिए, देख रहे समझ रहे, अक्षांश और देशांतर में अंतर देख रहे हैं आप। उसके बाद ये जो लाइंस हैं ये सीधी सीधी हैं, लेकिन ये कैसी हैं, लंबवत। लंबवत नहीं, ये वक्राकार हैं, ये नजर कैसी आ रही है, समानांतर, लेकिन ये कैसी नजर आ रही है, वक्राकार। ठीक है, तो नंबर 3 ये समानांतर नजर आती हैं, समानांतर, और ये नंबर 3 ये वक्राकार है। उसके बाद फिर देखिए 3 बातें तो ये हो गई अक्षांश और देशांतर के बारे में, 3 बातें हो गई। चौथी बात करें हम, तो आप यहां देखो इन 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर लगभग। ऐसे ही यहां पर केवल भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरी वो भी लगभग 111 किलोमीटर, लेकिन कहां, भूमध्य रेखा पर। उसके बाद भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर 2 अक्षांशों के बीच गैप लगभग बराबर सा रहता है, लेकिन 2 देशांतर के बीच का गैप लगातार ऊपर जाने पर कम होता जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो ज्यादा गैप कहां है, भूमध्य रेखा पर। सबसे कम गैप कहां है, ध्रुवों पर तो गैप खत्म हो जाता है और सारी देशांतर रेखाएं एक बिंदु में समाहित हो जाती हैं। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात देखिए, अब बात आती है ये, यहां 2 अक्षांशों के बीच का जो एरिया है इसे हमने नाम दिया है कटिबंध। क्या नाम दिया, और 2 देशांतर के बीच का जो एरिया है इसे हमने नाम दिया है गोरे, गोरे कहते हैं इसे। उसके बाद इन दोनों चित्रों को उठा करके मर्ज कर दो और फिर एक नया चित्र निकल कर आएगा। वो क्या है, देखिए, ये देखो,
ये अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल बन गया। ये क्या है? ये जाल है अक्षांश देशांतर रेखाओं का। ठीक है, ग्रिड है, क्या बोलते हैं इसे? इसे ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड। ये देखो, तो इस तरह से ये जो चित्र है ये बता रहे हैं कि पूरी पृथ्वी को ऑन मैप, नक्शे पर, मानचित्र पर हमने पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या कर लिया? बांट लिया। जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये केवल चित्र में शो की जाती हैं, ना कि पृथ्वी पर शो की जाती हैं। पृथ्वी पर आपको ये लाइन्स नहीं मिलेंगी, लेकिन ये मानचित्रों में दर्शाई जाती हैं। मानचित्रों में ये लाइन दर्शाई जाती हैं, आखिर क्यों? इनका यूज क्या है, इसे देखने का प्रयास करेंगे हम। तो क्या करेंगे? अक्षांश और देशांतर, इनका यूज करेंगे हम। इनका यूज क्या है आप एक बार सोच कर देखिए। आपको कोई बुला रहा है या आपको किसी स्थान पर पहुंचना है, तो आप उस स्थान पर पहुंचने के लिए क्या करेंगे? अगर आपने मुझे फ़ोन किया और आपने कहा कि सर आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैं पृथ्वी पर हूँ, तो कैसा लगेगा आपको? अटपटा, पृथ्वी पर हूँ। इतना ही छोड़ दो, ये छोड़ दूँ और मैं ये बोलूँ कि मैं भारत में हूँ, मैं यूपी में हूँ, इतना आसान है? किसी को ढूंढना इतना आसान है क्या? तो कैसे पता लगे कि वो व्यक्ति एग्जैक्ट है कहाँ? तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई संदर्भ बिंदु देने पड़ेंगे, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट देने पड़ेंगे, ताकि वो आसानी से वहाँ पहुँच जाए। ऐसे ही पृथ्वी पर किसी लोकेशन को बताने के लिए हमें गोलार्धों की जरूरत पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया? इन अक्षांश देशांतर रेखाओं से पूरी पृथ्वी को बांट दिया। और अल्टीमेट आप ये कहेंगे कि मेरी लोकेशन इतने डिग्री अक्षांश और इतने डिग्री देशांतर जहाँ क्रॉस कर रहा है वहाँ मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है, तो आसानी से पहुँच जाएंगे। आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन, क्या उसे दिल्ली से उड़ा, क्या उसे लंदन दिखाई दे रहा है? क्या उसे दुबई दिखाई दे रहा है? केवल क्या करेगा? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को आधार बनाएगा और ठीक उसी दिशा में क्या करेगा? वो उड़ान भरेगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। नहीं तो कैसे पहुंचेगा? बहुत मुश्किल है। और आपने देखा भी होगा कि ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में क्या करते हैं? उड़ान भरते हैं। देखा होगा आपने, एक निश्चित एंगल के साथ क्या करते हैं? ये एक निश्चित एंगल के साथ उड़ान भरते हैं, तब वो अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि हम ये देख रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर क्यों जरूरी हैं। उसमें पहले हमने देखा लोकेशन का पता लगता है, किसी की अवस्थिति का पता लगता है कि वो चीज़ है कहाँ। ठीक है, तो देखिए, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? यूज कहाँ है इसका? लोकेशन, अवस्थिति। अवस्थिति का पता लगेगा इसमें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दो देशांतर, दो अक्षांश के बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम, तो क्या हमें दूरी का पता लगेगा? नहीं, दूरी का पता लग जाएगा। दूरी, और दूरी का पता लग रहा है तो दूरी क्षैतिज हो सकती है, वो दूरी लंबवत हो सकती है, तो ऐसे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो तीसरी बात, हम क्षेत्रफल का पता लगा सकते हैं, क्षेत्रफल का पता लगा सकते हैं। हम दिशा का पता लगा सकते हैं, दिशा का पता लगा सकते हैं। किससे? अक्षांश और देशांतर से। क्या क्या पता लगा? अवस्थिति, दूरी, क्षेत्रफल, दिशा, ये अक्षांश और देशांतर से पता लगेगा। और देखिए नंबर 5 किससे? देशांतर रेखाओं से क्या निकालते हैं हम? समय निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? समय, दिन और तारीख देशांतर रेखाओं से पता लगता है। नंबर 6, जलवायु कटिबंध।
किससे पता लगता है? अक्षांश रेखाओं से। जलवायु कटिबंध अक्षांश रेखाओं से पता लग जाता है हमें कि कौन से जलवायु कटिबंध में हम हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को देख करके पता लग रहा है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अपना एक महत्व है, इसलिए इन्हें मानचित्र पर दर्शाया जाता है। अब कुछ खास अक्षांश और कुछ खास देशांतर के बारे में जानेंगे। अब क्या देखना है? कुल अक्षांश कितने और कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, इन्हें कैसे निकालेंगे। ये देखिए, ये चित्र बना लेते हैं। अब सवाल ये बनता है, इस चित्र में ये अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं हैं जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जिन्हें पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। अब यहाँ सवाल दो तरह से बनेंगे। एक चित्र मैंने ये बना रहा हूँ और एक चित्र मैं ये वाला बना रहा हूँ। ये देखिए आप, 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, 23.5, 66.5, ये वाला भी नहीं। देख रहे हैं? ऐसे यहाँ भी आ जाओ, 0 डिग्री, 23.5, 66.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 23.5, 66.5 साउथ, 0 डिग्री, 0 डिग्री, नहीं 0 नहीं बोलेंगे इसे, 90 और 90। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ इसमें यहाँ सवाल क्या बनेगा? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ सवाल क्या बनेगा? यहाँ सवाल बनेगा ग्लोब पर। कहाँ पर? ग्लोब पर। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, एक सवाल बना। दूसरा सवाल बना किस पर? मानचित्र पर। ठीक है, क्या बोलेंगे? मानचित्र पर। और मानचित्र कौन सा? जो दीवार मानचित्र है। ठीक है, मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या ये बताना है। अब देखना, दो तरह से सवाल बन गया। मैं यहाँ गिनूँ तो 0 है, ये 0 से 1 बनेगा और 2, ऐसे करते करते कहाँ पहुँचेंगे हम? 90। लेकिन 90 तो एक बिंदु लाइन तो नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से 89 तक तो लाइन है, लेकिन 90 लाइन नहीं है, 90 एक बिंदु है। तो क्या काउंट करेंगे बिंदु को? नहीं, केवल लाइंस काउंट करेंगे। तो इधर से 89, 89, 89 और इधर भी 89, 89, 89, 89 कितनी हो गई? है 101। 0 डिग्री जोड़ो, ये नहीं जोड़ी हमने, +1 कितनी हो गई? 179। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 179 हो गई। ये किस पर है? ग्लोब पर है। याद रहेगा क्या निकाला हमने? 1 से लेकर गिनते चले गए हम, 90 को छोड़ दें क्योंकि 90 एक पॉइंट है ना कि एक लाइन है। तो इधर 89, इधर भी 89 +0 एक लाइन हो गई। भूमध्य रेखा एक लाइन हो गई। 89, 89, 178 +0 डिग्री अक्षांश रेखा, टोटल कितनी हो गई? 179। तो अक्षांश रेखा कुल संख्या कितनी हो गई? गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना? ये हो गया ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। दूसरी बात देखें, अब मानचित्र पर कह रहा है, मानचित्र पर बताइए, मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं। तो सिंपल क्या करना है, यहां पॉइंट को खींच के लंबा कर दिया इन्होंने,
नॉर्थ पोल साउथ पोल जो पॉइंट था उसे खींच करके लाइन में तब्दील कर दिया, तो 90 भी हो गया। तो यहाँ देखें तो 90 यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 करते हुए 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री कितनी हो गई 181। मानचित्र पर 181 अक्षांश रेखाएं। अब देखें, अब किसकी बात करेंगे, अब देशांतर की। ये वाला चित्र बना लेते हैं। ये क्या 0 डिग्री, और यहां से शुरू कर दे 1 2 3 4 कर दे तो यहां कहाँ पहुंचेंगे 180, और इधर कहाँ पहुंचेंगे 180। 180 प्लस 0 वाली लाइन है 180 इधर हो गए देशांतर, 180 देशांतर इधर हो गए, प्लस 0 डिग्री देशांतर, तो 180 प्लस 180 कितने हो गए ये 360 प्लस 0 डिग्री देशांतर हैं, इसे एक जोड़ देंगे ना, एक लाइन हो गई, तो कितने हो गए 361। लेकिन अगर ग्लोब पर ले जाएं, हम इसे ग्लोब पर ले जाएं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक हो जाएगी, नहीं ग्लोब पर ले जाएं तो एक हो जाएगी, याद रहेगी बात नहीं। तो माइनस क्या कर दें, और कितना बचा, तो कुल देशांतर कितने हैं 360 डिग्री, 360 देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360। क्लियर है। ग्लोब पर कितनी हो जाएगी और मानचित्र पर कितनी हो जाएगी, तो फिर इसे लिख देंगे मानचित्र पर, और ये किस पर है ग्लोब पर, और मानचित्र पर 361। ये हो गया, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, कुछ खास अक्षांश रेखाएं और कुछ खास देशांतर रेखाएं। तो आओ कुछ खास अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं। ये वृत्त बनाया हमने, बीचों बीच में क्या खींचे, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या नाम दिया हमने, भूमध्य रेखा नाम दिया है, एक बात। और इसे क्या नाम दिया है 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 साउथ क्या नाम है मकर रेखा, मकर रेखा 66.5 नॉर्थ क्या नाम दिया इसे हमने आर्कटिक वृत्त। 66.5 साउथ क्या दिया इसे अंटार्कटिक वृत्त नाम दिया इसे। अब देखना ध्यान से, इन रेखाओं की कुछ खासियत है। पहला क्वेश्चन ये बना कि इस रेखा को हम क्या नाम दें, इसे नाम देंगे बृहद वृत्त, ग्रेट सर्किल है ये। अगर आप किसी गोल बॉल ले लीजिए, बॉल पर सर्किल डालो तो सबसे बड़ा सर्किल कहाँ आएगा। अब बताइए ऊपर जाने पर सर्किल का आकार क्या होगा और नीचे जाने पर, तो भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर सर्किल का आकार छोटा हो रहा है, नॉर्थ और साउथ जाने पर सर्किल का आकार छोटा हो रहा है। तो सबसे बड़ा सर्किल बीच में है, इसलिए इस रेखा को क्या बोला हमने बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल बोला। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इस रेखा पर साल में 2 बार सूर्य लंबत होता है, और जब इस पर सूर्य लंबत होता है तो पता क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। और जब दिन और रात बराबर हो तो उसे कहते हैं विषुव। विषुव और विषुव की दशा किस रेखा पर हो रही है, इसलिए भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा। क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है विषुवत रेखा। इक्विनोक्स क्या बोलते हैं इसे, इक्विनोक्स। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात देखिए, अब हम ये देखेंगे कर्क रेखा
इसे आयनवर्ती रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आयनवर्ती रेखा। सूर्य उत्तरायण होता है और अंतिम जो उसका कदम होता है वो कौन सी रेखा पर होता है? कर्क रेखा पर। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो लास्ट पॉइंट पहुंचने का उसका, या ऐसे कहेंगे कि गंतव्य का अंतिम पॉइंट कर्क रेखा होता है और फिर वापस लौट जाता है। और इधर अंतिम पॉइंट क्या होता है? मकर रेखा, और फिर वापस लौट जाता है। तो सूर्य लास्ट कर्क रेखा और लास्ट मकर रेखा तक जाता है बस। इसलिए इन रेखाओं क्या बोलते हैं हम? आयनवर्ती रेखाएं कहते हैं। कर्क रेखा को भी और मकर रेखा को भी आयनवर्ती रेखा। ठीक है, एक बात देखिए, जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और जब सूरज कहाँ होगा? मकर रेखा पर लंबवत होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और दिन बड़ा होगा तो रात तो छोटी होगी ही, क्योंकि 24 घंटे को हम किधर ही बांट लो आप। अगर रात को ज़्यादा टाइम दे दिया तो दिन छोटा हो जाएगा, और दिन बड़ा कर दिया तो रात छोटी हो जाएगी। दिन 24, समय 24 घंटे का ही है, उसे किधर बढ़ा दो किधर घटा दो। समझ रहे बात को? तो इस तरह से डेट क्या है इनकी? डेट है इस पर 21 जून में, 21 जून, और यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर, और यहाँ 22 दिसंबर। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में सूरज इन रेखाओं पर क्या होता है? लंबवत होता है। बात क्लियर है? उसके बाद अब देखिए आगे, अब आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत और आर्कटिक व्रत, ये वो व्रत है जिससे ऊपर या जिससे नीचे, या तो ये वो संक्रमण पेटी, संक्रमण पट्टी हैं, ये वो संक्रमणीय लाइंस हैं जिनके ऊपर या तो रात ही रात होगी या फिर दिन ही दिन होगा। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात, 6 माह दिन रात, 6 माह दिन रात, 66.5 से ठीक नॉर्थ और 66.5 से ठीक साउथ। इसलिए ये वाला एरिया ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ध्रुवीय क्षेत्र, जो साल के 12 महीने बर्फ से ढका रहता है, ध्रुवीय क्षेत्र है ये। इसे दूसरा नाम दे रखा है टुंड्रा प्रदेश, जहाँ साल के 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है, टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। टैगा क्या है? जिसमें शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है, वो टैगा है। टुंड्रा वो क्षेत्र है जहाँ लगातार बर्फ रहती है। क्लियर है? तो ये वाला टुंड्रा है, इसके ठीक इधर और ठीक नीचे थोड़ा सा टैगा प्रदेश में रहेंगे, जिसमें शंकुधारी कोणधारी वनों की बहुतायत होगी। ठीक है, क्योंकि सीजनल बर्फबारी होती है, लगातार बर्फ नहीं पड़ती। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में ठंड उतर आती है तब वहाँ बर्फ पड़ती है, और जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो बर्फ इधर पड़ेगी, और जहाँ गर्मी हो जाएगी वो एरिया खुल जाएगा, तो वृक्षों को पनपने का, विकास का मौका मिलेगा। दूसरी बात ये क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। ये कुछ खास अक्षांश और देशांतर रेखाएं थी। चलो अब क्या करेंगे? कुछ खास देशांतर रेखाएं देखेंगे। देखो, इसे ये बना लेंगे, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, देशांतर रेखा 180, और यहाँ पर 82.5। ये कुछ खास देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री को क्या नाम दिया हमने? ग्रीनविच रेखा कहते हैं इसे, समय मापक रेखा कहते हैं इसे, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं इसे। इतने नाम दे रखे हमने। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? ग्रीनविच रेखा का मतलब है कि ये लंदन में जो जगह है
एक जगह है जहाँ ग्रीनविच वैधशाला है, शोधशाला है, ये वहाँ से गुजरती है, तो संभवतः उसके नाम पर क्या हो गया, इसका नाम ग्रीनविच रेखा हो गया। एक बात, गुजरती कहाँ से है ये? लंदन से गुजरती है। क्वेश्चन पूछा किस शहर से गुजरती है, तो लंदन से गुजरती है। समय मापक रेखा, विश्व का जो समय का मापन होता है, पूरी दुनिया के समय का जो मापन होता है वो इससे निर्धारित होता है। किससे? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। दूसरी बात देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्योंकि ये रेखा एक स्टैंडर्ड लाइन है, स्टैंडर्ड लाइन है, मानक रेखा है। मानक रेखा वो रेखा होती है जिसके आधार पर दूसरे क्षेत्रों का समय निर्धारित होता है, वो रेखा मापक रेखा होती है। ऐसी रेखा जिस रेखा से दूसरे क्षेत्रों का समय क्या हो, निर्धारित होता हो, वो रेखा मापक रेखा होती है। अब हमारे सामने दो तरह की टाइमिंग है, दो तरह की टाइमिंग है, एक स्थानीय समय और एक मापक समय। ठीक है, तो आप यहां देखो स्थानीय समय क्या होता है ये देख लेते हैं। स्थानीय समय और एक मापक समय, स्टैंडर्ड टाइम, माना हुआ टाइम। स्थानीय समय का मतलब होता है कि जब सूरज क्या हो, आपके सर पर हो और आप कह रहे हैं दोपहर हो गई, 12 बज रहे हैं। ठीक है, सूरज सिर पर हो, दोपहर हो, 12 बज रहे हो, तो आप कहते हैं, दोपहर हो तो आप कह रहे हैं 12 बज रहे हैं, और आपके हिसाब से आप सूरज के हिसाब से अपना समय निर्धारित करते हैं कि सूरज का, अरे सिर पे सूरज आ गया और क्या हो गया, दोपहर हो गई और 12 बज गए। यही तो है, हर क्षेत्र का व्यक्ति ये इस तरह से स्थानीय समय से अपने क्या करता है, अपने टाइम का आकलन करता है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र, अपने स्थान का टाइम का आकलन सूरज के सिर पे लंबत हो जाने से करता है, करेगा। वो समय स्थानीय समय होता है। लेकिन एक ही देश में हर व्यक्ति सूरज के हिसाब से 12 बजाएगा तो फिर गुजरात का व्यक्ति कुछ और बजाएगा, और अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति कुछ और बजाएगा, और भोपाल का व्यक्ति कुछ और बजाएगा। इसलिए सब लोग अलग अलग टाइम ना बजाएं घड़ियों में, अलग अलग टाइम सेट ना करें घड़ियों में। क्या कर दिया गया, देश में एक मानक टाइम लगा दिया गया, एक मानक टाइम निर्धारित कर दिया गया, और उसी से क्या होगा, देश की समस्त घड़ियां सेट की जाएंगी और टाइम निर्धारित होगा उनका। बात क्लियर है? जैसे 82.5 भारत की मानक रेखा है, इसी से टाइम निर्धारित होता है। अगर इसमें 12 बज रहे हैं तो पूरे भारत में क्या होंगे, 12 बज रहे होंगे। जो इसका टाइम होगा पूरे भारत का टाइम होगा। जो इसका टाइम होगा है कैलकुलेशन के हिसाब से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होगा। तो स्थानीय समय और मापक समय में अंतर समझ में आ गया? क्या अंतर होता है? मैंने कहा ना, हर किसी का अपना अपना टाइम होगा। ऐसे तो हर व्यक्ति का अपना अपना टाइम होगा। अगर ऐसे बनाएगा तो कैसे, कभी दोपहर होगी तब मेरे 12 बजेंगे, दोपहर होगी तब मेरे 12 बजेंगे, हैं? तो सबके अलग अलग 12 बजेंगे, तो दिल्ली क्या सब लोग समय से पहुंचेंगे? नहीं। तो देश में एक वो लाइन बनाई गई जिसके समय से, या जिस लाइन पे जो टाइम है वो टाइम पूरे भारत में होगा, तब लोग समय से कहाँ पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर पता लग गया। मापक समय स्टैंडर्ड टाइम होता है जिससे उस क्षेत्र का समय निर्धारित होता है। स्थानीय समय लोकल अपना टाइम होता है जो सूरज की लोकेशन से तय होता है, सूरज के सर पर लंबत होने से तय होता है। ठीक है, चलिए आगे। तो इस तरह से ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब हम बात करें 82.5 की, तो ये भारत की मानक रेखा है, भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है। ये देखो, ठीक है। और ये कहां से गुजरती है, ये नैनी से गुजरती है, और नैनी कहां है, इलाहाबाद। ये देखो प्रयागराज, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बना, कितने राज्यों से गुजरती है ये, यूपी,
MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। ये भारत की मानक रेखा हो गई। 180 क्या बोलते हैं इसे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यहां से क्या होता है? यहां से दिन और तारीख सेट होती है। यहां से 180 डिग्री देशांतर से। इसे अगर आप इधर सेट जाएंगे, आप इधर जाएंगे तो प्लस कर लेंगे। पूर्वी गोलार्ध में एंट्री मारेंगे आप तो क्या करेंगे आप? प्लस कर लेंगे। और पश्चिमी गोलार्ध में आप एंट्री मारेंगे तो 1 दिन माइनस कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर सोमवार है तो यहाँ पर आने पर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। और वापस जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? सोमवार में। ठीक है, तो एक तरफ एक दिन गेन हो जाता है और एक तरफ एक दिन का लॉस हो जाता है इसके क्रॉस करने से। तो ये क्या हो गई? 180 डिग्री देशांतर। ये गुजरती कहाँ से है? ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से गुजरती है। याद रखने से। इसकी एक खासियत है कि ये क्या करती है? ये कई जगह मोड़ लेती है। ठीक है, ये कई जगह मोड़ लेती है। ये जो मोड़ ले रही है, इसके मोड़ लेने की वजह क्या है? एक यहां मोड़ ले लिया इसने, दूसरा यहां मोड़ ले लिया, तीसरा यहां मोड़ ले लिया। ओवरऑल 3 जगह 3 बार अपने ट्रैक से विचलित होती है, 3 बार पर ट्रैक से हट जाती है। वो कहाँ कहाँ? यहाँ पर रूस से हटती है, यहाँ पर अलास्का के द्वीप हैं जिन्हें बोलते हैं क्या? अलास्का द्वीप। और यहाँ पैसिफिक आइलैंड्स हैं, पैसिफिक द्वीप। ये देखो 3 बार मोड़ ले गई अलग अलग जगहों पर। ऐसा क्यों? ताकि एक देश में 2 तारीख और 2 दिन ना हो, इसलिए उस क्षेत्र से उसे बचा दिया गया। ये बात हो जाती है 180 डिग्री देशांतर की। क्लियर है? साफ कर दे से।